बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 5वीं गणित में अध्याय 1 संख्याएं पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इस अंकों और शब्दों दोनों में लिखना। संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना। यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। संख्या जो लिखी हुई स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको हम पढ़ेंगे लाख अर्थात 7 लाख से शुरू है। 7,24,520। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शब्दों में इसको 7,24,000। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 7,24,520। ये इस प्रकार हम उसको शब्दों में लिख देंगे। अब यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है 5,23,712। 5,23,712। अब चलिए इसको लिखते हैं 5,23,712। बहुत सिंपल है बच्चों, लिख लेंगे आप लोग, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख अर्थात 25 लाख से शुरू है। 25,54,399। अब यहाँ पर इसको हम लिख देंगे शब्दों में 25 लाख और कितना बच्चों उसके बाद 25 लाख के बाद 54,000। कितना है 54,000। तो यहाँ लिखेंगे 54,000, 25,54,399। 399, ये इस तरह से इसको हम लिख लेंगे 399। अगला है शब्दों में लिखा हुआ 72,06,310। 72,06,310। इसको कैसे लिखेंगे हम 72 लाख, ये इस तरह से 72,06,310। ये इस तरह से इसको हम लिख लेंगे बच्चों। फिर अगला संख्या दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख, करोड़। ये करोड़ में दिया हुआ है बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर 1 करोड़ से शुरू है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ के बाद कितना लिखा बच्चों 93, 93 लाख। कितना 93 लाख। 93 लाख के बाद कितना बच्चों 25,000। कितना 25,000। उसके बाद 465। 465, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, लिख लेंगे इसको। फिर आगे देखेंगे शब्दों में लिखा है 3,22,46,000। 3,22,46,000। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों 3,22,46,000। ये इस तरह से हम लिख देंगे 3,22,00,000 और 46,000। फिर अगला दिया हुआ है 7 करोड़। कितना 7 करोड़। अब करोड़ में कितने शून्य होते हैं बच्चों, कितने शून्य होते हैं ध्यान दीजिए 7 शून्य। कितने शून्य होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से 7 शून्य लगा देंगे आप। करोड़ अर्थात 7 करोड़ आप लिख लेंगे। 7 के बाद 90 करोड़। 90 के बाद 7 शून्य ना, देखिए 2 2 4 3 7। इसको हम पढ़ेंगे 90 करोड़। तो इस तरह से हम अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, बशर्ते हमको संख्याओं का स्थान पता होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इस तरह से संख्याओं का स्थान अगर हमको पता है बच्चों, तो हम निश्चित रूप से बहुत ही सही तरीके से, सरल तरीके से और शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों कौन सी संख्या किसके पास है। इसको हम बोलते हैं सन्निकटन मान। क्या बोलेंगे बच्चों सन्निकटन मान, जिसको हम सामान्य भाषा में राउंड फिगर बोल देते हैं। जैसे 40 और 50 के बीच में 48 है। क्या है बच्चों 48। 48 किसके ज़्यादा करीब है, तो हम बोलेंगे 50 के ज़्यादा करीब है। 40 के बाद 48 दिया हुआ है, तो 40 और 50 के बीच में 48 50 के ज़्यादा करीब है, ज़्यादा पास है। उसी प्रकार जैसे हम देखेंगे 40 और 50 के बीच में 42 है। क्या है बच्चों 42। तो 42 किसके ज़्यादा पास है, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि 42 40 के बहुत करीब है। किसके करीब है 40 के करीब है। इसी प्रकार हम देखेंगे अगली संख्या में 120 और 130 के बीच में 126 है। तो 126 125 से ज़्यादा है, क्योंकि 120 और 130 के बीच में 125 आता है। कितना आता है 125, और 125 के बाद है, तो हम निश्चित रूप से आकलन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि 126 130 के करीब है, अर्थात पास में है।
तो ये सन्निकटन तो किसके ज़्यादा पास हुआ, ये 130 के ज़्यादा पास हुआ और 120 से थोड़ा दूर हुआ, तो 130 का सन्निकटन मान है, 126 का सन्निकटन मान हो जाएगा 130। इसी प्रकार 357 देखिए बच्चों, 300 और 400 के बीच में होता है 350। कितना होता है 350। अब ये 357 350 से ज़्यादा है जो 400 की तरफ है, तो 357 400 के सन्निकट है। किसके सन्निकट हम मानेंगे इसको बच्चों, 400 के सन्निकट या 400 के अधिक पास है, ऐसा हम मान सकते हैं इसको। इसी प्रकार ये 620, 600 और 700 के बीच में 620 है, तो 620 किसके ज़्यादा पास है, तो 620 600 के ज़्यादा पास है, हम ऐसा मान सकते हैं। अतः 620 का निकटतम मान क्या है बच्चों, 600। क्या है, 600 है। इस तरह से हम उसको मानेंगे किसके ज़्यादा पास है। इसी प्रकार 350 किसके ज़्यादा पास है, सारे को ध्यान से देखिए। 300 और 400 के बीच में है, ये 350 बीच में है, अर्थात ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि 350 300 और 400 के बिल्कुल बीचों बीच है। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, 300 और 400 के बिल्कुल बीचों बीच है, अर्थात यहाँ पर 350 का निकटतम 400 माना जा सकता है, मान सकते हैं, और 350 का निकटतम 400 मान सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, हमको निकटतम मान पता करना है। कौन सा मान पता करना है बच्चों, निकटतम मान। ध्यान से देखिए, दी गई संख्याओं का दहाई के निकटतम मान पता करना, दहाई इकाई और दहाई। तो दहाई में देखिए बच्चों, सबसे पहले 62 किसके करीब है, किसके ज़्यादा पास है, तो 60 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 60 होगा। 95 किसके करीब है, दहाई में। ध्यान रखिएगा बच्चों ना, दहाई में 100 कहेंगे तो सैकड़ा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हमको दहाई में पता करना है, इसलिए यहाँ पर आएगा सन्निकटन मान क्या, 90। उसी प्रकार 93 90 का ही सन्निकटन है। 459 में 59 है दहाई तक, 59 जो 460 के करीब है, तो 59 का सन्निकटन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम दहाई के निकटतम मान पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है सैकड़े का निकटतम मान। किसका निकटतम मान, सैकड़े का। 249 250 का सन्निकटन है, 250 250। इसी प्रकार 709 700 के करीब, 698 बिल्कुल 700 का सन्निकटन, 650। इसको हम बच्चों, इसमें दो कंडीशन है, क्योंकि 600 और 700 के बीच में है, इसको आप 600 के भी सन्निकट मान सकते हो, 700 के भी सन्निकट मान सकते हो, लेकिन इसको आने वाली संख्या अर्थात 700 का सन्निकट माना जाएगा, इसलिए 650 का सन्निकट हो जाएगा 700 सैकड़ा में। अब आगे दिया हुआ है, दी गई संख्याओं का दहाई व सैकड़े दोनों के निकटतम मान पता करना है। दहाई के भी स्थान और सैकड़े दोनों के निकटतम मान हमको पता करना है। सबसे पहले हम देखेंगे दहाई में 45 है। क्या है, 45, तो ये 50 का सन्निकटन मान हो जाएगा, अर्थात 250 हो जाएगा दहाई की में, और सैकड़े में 200, सैकड़े में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी प्रकार 808 दहाई में 800 हो जाएगा, और सैकड़े में भी 800 ही होगा बच्चों। फिर दहाई में 810 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 8 और 10 पर करीब में 810 हो जाएगा। 976 दहाई में 970 के पास में है, गलत, 980 के पास में, 76 के बाद 80, 75 से ज़्यादा है, जबकि सैकड़े में 900 के पास है। बोलेंगे बच्चों, किसके पास है, 900 के पास है। फिर आते हैं 138 दहाई में 140 के करीब है, 38 40 के करीब है, और सैकड़े में ये 100 के करीब है। तो इस तरह से हम इसको मान सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं बच्चों। इस तरह से हमने इस अध्याय में क्या जाना, इस अध्याय में हमने जाना कि संख्या को हमेशा बाएं से दाएं पढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो हमने इस पाठ में सीखा, संख्या को हमेशा बाएं से दाएं पढ़ना चाहिए। शून्य का स्थानीय मान सभी स्थानों पर शून्य हो जाता है या शून्य ही होता है, ये हमको जानना है। हमने ये भी इस पाठ में देखा कि किसी भी संख्या को लिखते समय उसे खंडों में बांटते हैं, अलग खंडों के लिए अल्पविराम भी लगाते हैं, जैसे हमने इकाई दहाई सैकड़ा में देखा था। संख्याओं में अल्पविराम बाएं से दाएं लगाते हैं। बाएं से दाएं मतलब बच्चों ये इधर से आपको चलना है, इस तरह से बाएं से दाएं। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद टिक लगा दिए, फिर 1000 10,000 लाख के बाद आप कॉमा लगा दिए। तो इस तरह से हमको बाएं से दाएं चलना है, हमेशा ध्यान में रखना है।
किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 से पहले 9 ये पूर्ववर्ती हो जाएगी, जबकि ठीक बाद अर्थात 11 ये परवर्ती कहलाती है। इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक बाद की संख्या को परवर्ती और ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ लेना है बच्चों आपको। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के ठीक बाद 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आती है। जैसे 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसके तत्काल बाद 100 आता है, जो 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसको भी ध्यान में रखना है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के ठीक पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों? 100 होती है, और 100 से ठीक पहले 99 आती है, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसको भी हमने जाना है और हमको जानना है। आरोही क्रम में भी हमने लिखा इस पाठ में, हमने इस पाठ में आरोही क्रम भी देखा। आरोही क्रम में छोटी संख्या से शुरू करके बड़ी संख्या की ओर चलते हैं, या छोटी संख्या शुरू करके क्रम में या क्रम से बड़ी संख्या लिखते हैं। उसी प्रकार अवरोही क्रम में, घटते क्रम में क्या देखा कि बड़ी संख्या से शुरू करके क्रम से छोटी संख्या को लिखते जाते हैं। तो इस तरह से हमने आरोही अवरोही इस पाठ में देखा। बच्चों, इसके साथ ही हमारा यह पाठ अध्याय 1 संख्याएं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे अगले भाग में नया अध्याय, नया पाठ। तब तक के लिए नमस्कार।